हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आज हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने ये फॉर्मूला बनाया था। इस फॉर्मूला में देखिए जो ये b² - 4ac है, हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं कि जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू पता करेंगे तो वो वैल्यूज़ कैसी होंगी, क्या वो रियल होंगी या वो नॉन रियल होंगी, सब कुछ डिपेंड करता है इस b² - 4ac पर। ओके, इसीलिए हम इस b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। दिस b² - 4ac इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। हम इसे डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो है जो हमें पहचान देता है कि रूट्स कैसे आने वाले हैं। क्या वो रूट्स आपस में इक्वल होंगे, वो रूट्स आपस में डिफरेंट होंगे, वो रूट्स रियल होंगे या नॉन रियल होंगे। ठीक है जी, तो अब जो आगे बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा रूट के अंदर b² - 4ac लिखा हुआ है और ये b² - 4ac बताता है कि रूट्स कैसे आने वाले हैं। तो जब जब b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी मैं एग्जाम्पल की हेल्प से ये क्लियर कर दूंगा। अगर b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, अगर ये 0 से बड़ा हो जाए तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए तो रूट्स नॉन रियल रहते हैं। रूट्स आर नॉन रियल मतलब ये रियल होते ही नहीं है और इनकी स्टडी हमें क्लास 10th में करनी भी नहीं है। कभी भी अगर रूट्स नॉन रियल होते हैं तो आप आंसर में सिर्फ इतना लिख सकते हो कि रूट्स आर नॉन रियल और बाकी काम आप छोड़ दीजिए। हम इसको क्लास 11th में सॉल्व करते हैं, क्लास 11th में देखते हैं। ओके जी, फिलहाल आपको लर्न ये करना है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, जो दो वैल्यूज़ आएंगी x की वो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल होगा तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर b² - 4ac 0 से छोटा होगा तो रूट्स नॉन रियल होंगे। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं उस फॉर्मूले को दोबारा दिखाता हूँ आपको और उस फॉर्मूले के अंदर दिखाता हूँ कैसे वैल्यूज़ नॉन रियल या रियल या इक्वल बन जाती हैं। देखिए, ये है फॉर्मूला रूट्स फाइंड करने के लिए। ओके जी, मैंने बोला अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो कुछ भी वैल्यू मान लीजिए जो 0 से बड़ी हो। आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको 4 मान लेते हैं, 0 से बड़ा है ना ये। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -b + -2 on 2a। अब क्या होगा, एक बार आपको -b + 2 on 2a सॉल्व करना पड़ेगा, -b + 2 on 2a सॉल्व करना पड़ेगा, और या तो आप -b - 2 on 2a भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने पर एक डिफरेंट वैल्यू मिलती है, इसको सॉल्व करने पर एक वैल्यू डिफरेंट मिलती है। तो आप देखें, दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है जी, और दोनों ही वैल्यूज़ रियल होती हैं। आपको ये तो पता होगा कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही रियल मिलेंगे लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि जब जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर वो 0 से बड़ा होगा तो आपको दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी और दोनों वैल्यूज़ रियल होंगी। फिर मैंने बोला था अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, यहाँ पर b² - 4ac लिखा हुआ है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो मैंने बोला था अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। ओके, मान लेते हैं 0 हो गया। ओके जी, अब रूट 0 की वैल्यू तो 0 होती है तो ये ±0 आ गया। अब आप दो तरह से सॉल्व करते हैं, -b + 0 करते हैं, -b + 0 on 2a करेंगे, या फिर आप -b - 0 on 2a करेंगे। इसे सॉल्व करने पर आपको -b on 2a मिलेगा और इसे सॉल्व करने पर भी आपको यही मिलेगा। तो आपने देखा दोनों रूट्स इक्वल मिल गए, दोनों रियल तो हैं लेकिन इक्वल हैं। तो इसीलिए हमने बोला था कि अगर b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा तो रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। फिर मैंने बोला था अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए, इमेजिन करिए कोई वैल्यू यहाँ पर जो 0 से छोटी हो। 0 से छोटी अगर वैल्यू कोई होगी तो नेगेटिव होगी, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर -3 लेते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए जब हमने रियल नंबर चैप्टर पढ़ा था तो समझा था कि जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है
लाइक √-1, √-2, √-3, तो ये सब नॉन रियल नंबर्स होते हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व करने पर आपको नॉन रियल नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है कि जब b² - 4ac 0 के इक्वल होता है तब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अनइक्वल होते हैं। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल होगा तब रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और अगर b² - 4ac 0 से छोटा होगा तो रूट्स नॉन रियल होंगे। इसे याद रखिएगा। चलिए हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो हमें नेचर फाइंड करना है। नेचर का मतलब ये बताना है कि रूट्स कैसे होने वाले हैं। दूसरी बात, अगर रियल रूट्स हों तो उन्हें फाइंड भी करना है, अगर नॉन रियल हो तो उन्हें छोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। आप पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax² + bx + c से कंपेयर कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। अगर आप नेचर पता करना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि रूट्स कैसे हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं b² - 4ac को। आप देखें b की वैल्यू -3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। -4 × a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 -4 × 2 × 5, तो 4 2 टाइम्स 8 होता है, 8 5 टाइम्स 40 होता है। 90 को 40 से सब्ट्रैक्ट करने पर -31 मिलेगा। -31 0 से छोटा है, याद रखें नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे होते हैं, तो -31 0 से छोटा है। और आपने पढ़ा है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट या b² - 4ac 0 से छोटा मिलेगा तो मतलब रूट्स कैसे होंगे? नॉन रियल होंगे। तो इसके आगे आप लिख दीजिएगा एज डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर दैन 0 हेंस रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स नॉन रियल है। तो बस हो गया, हमने नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। ये जो आपने लिखा है ना रूट्स आर नॉन रियल, यही है नेचर रूट का। अब अगर रियल नहीं है तो आपको बताना भी नहीं है कि उसके रूट्स क्या हैं, तो आप इसको छोड़ दें। दे आर नॉन रियल सो यू डोंट हैव टू सॉल्व देम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3x² - 4√3 x + 4 लिखा हुआ है। 3x² - 4√3x + 4 = 0 लिखा हुआ है। ओके, x² का कोएफिशिएंट a कहा जाता है, x का कोएफिशिएंट b बोला जाता है और कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है तो हम d फाइंड करेंगे। d का मतलब b² - 4ac, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, b का स्क्वायर करते हैं। b की वैल्यू देख लीजिए, आप इस b की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। -4 × a की वैल्यू देख लें 3 है और c की वैल्यू देख लीजिए 4 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि इस सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो उनके लिए मैं इसको एक्सपैंड करके रफ में दिखा रहा हूँ। -4√3 स्क्वायर का मतलब है कि -4√3 को -4√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस इंटू माइनस आपको प्लस मिलेगा, 4 × 4 आपको 16 मिलेगा, √3 × √3 आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। 4 × 3 12, 12 × 4 48, -48 मिल जाएगा। 16 × 3 48 है और ये भी 48 है, मतलब ये 0 आ गया। आपने देखा डिस्क्रिमिनेंट 0 है और आपको पता है ना कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो आप लिख दें एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब क्योंकि रूट्स रियल हैं सो हमें इनको फाइंड भी करना है। चलिए फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो इनको फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लो, चाहो तो आप फॉर्मूला लगा दो। तो देखते हैं अगर फैक्टराइजेशन हो जाए तो उसी से कर लेते हैं। 4 × 3 12 है, हमें 4√3 की स्प्लिटिंग करनी है ऐसी कि उनका प्रोडक्ट भी 12 आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। 3x², मैं 4√3 को लिख देता हूँ 2√3x - 2√3x + 4 = 0। अगर इन्हें सॉल्व मल्टीप्लाई करने पर और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट सेम हो जाए तो मतलब ये सही स्प्लिटिंग है। 4 × 3 12, 12x²। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस मिलेगा। 2 × 2 4 मिलेगा, प्लस मिलेगा। 2 × 2 4 मिलेगा, √3 × √3 3 मिलेगा, x × x x² मिलेगा। देखिए 4 × 3 12 x², मतलब ये वही प्रोडक्ट है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है, मतलब स्प्लिटिंग सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को इसमें कॉमन नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन है।
ठीक है। एग्जैक्टली क्या कॉमन है उसके लिए बताता हूँ। आप इस 3 को ब्रेक कर लीजिए। 3 का मतलब आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। ओके, मैं इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ ताकि हमें एग्जैक्ट कॉमन दिखना शुरू हो जाए। आपको थोड़ी देर पहले इन दोनों में x कॉमन दिख रहा था, लेकिन अभी देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, सो √3 इज़ कॉमन, x भी कॉमन है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन दिखाने के लिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया था। यहाँ तो 2 ही कॉमन है, आप 2 कॉमन ले लो। आपने -2 कॉमन ले लिया, तो जब इसको -2 से डिवाइड करोगे आप तो माइनस गया, 2 गया, √3x बचा, +4 को -2 से डिवाइड करने पर आपको -2 मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। यहाँ √3 और √3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो बचेगा √3x -2 और √3x -2 यहाँ भी बचा था। नाउ यू कैन सी √3x -2 इज़ हियर, √3x -2 इज़ हियर, सो √3x -2 कॉमन मिल गया आपको। मैं इसको इरेज करके इसके आगे बताता हूँ, ठीक है। ज़रा क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इस स्पेस का यूज़ करते हैं। सो √3x -2 कॉमन ले लेते हैं, √3x -2 मैंने कॉमन ले लिया। अब इस फर्स्ट टर्म को अगर √3x -2 से डिवाइड कर दोगे आप तो √3x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार हम इसे भेज देंगे राइट साइड में तो ये जाएगा, 0 से डिवाइड होगा, 0 बन जाएगा, और इस √3x -2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, √3x की वैल्यू 2 हो जाएगी, -2 को हमने भेजा राइट साइड में, +2 हो गया, x की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। ये √3x को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब गया राइट साइड में तो डिवाइड करने लगा। ओके जी, ओके। आपने इसको भेजा राइट साइड में तो ये 0 से डिवाइड होकर 0 बन गया। हो सकता है आप इसको भेज देते राइट साइड में, अगर आप इसको भेज दो राइट साइड में तो ये जाएगा, 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, तब इसकी वैल्यू 0 होगी। √3x -2 इज इक्वल्स टू 0, √3x की वैल्यू 2 हो जाएगी और x की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। तो आपने देखा 2 रूट्स आए, पहला रूट है 2/√3 और दूसरा भी रूट वही है। तो आपको याद होगा जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमने थोड़ी देर पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड किया था और पता किया था कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो देखिए दोनों नंबर रियल भी हैं और दोनों नंबर आपस में इक्वल भी हैं। ठीक है जी, ओके, यू हैव गॉट द रूट्स, यही इसके रूट्स हैं। चलिए अब करते हैं पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3। ये इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर इसको ax² + bx + c से कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू -6 मिल गई और c की वैल्यू 3 मिल गई। अब पहले तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए b² - 4 ऐसे करना है। b की वैल्यू -6 है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 4 × a की वैल्यू 2 है और 3 की वैल्यू c की वैल्यू 3 है। ओके, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 × 2 8 × 3 24। ओके, देखिए 12 आ गया। 12 0 नहीं है, 12 0 से छोटा भी नहीं है, 12 0 से बड़ा नंबर होता है। तो आप लिखोगे एज जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आ गया है, हेंस इस बार जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, सोचिए ज़रा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, याद रखिएगा जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो हमें पता चल जाता है कि रूट्स इक्वल और रियल मिलने वाले हैं। सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट, वेरी सॉरी। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। अभी ये 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों रूट्स डिफरेंट आएंगे। रियल हैं इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलता है कि अगर रियल रूट्स मिल जाएं तो आपको उन्हें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, फाइंड करते हैं। ओके, तो अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास या तो हम इसको स्प्लिट करें, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से करें, और या फिर हम इसको फॉर्मूला से करें। तो फैक्टराइजेशन से करना मुझे इसको डिफ़िकल्ट लग रहा है बिकॉज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। 6 की स्प्लिटिंग क्या करें, क्या 6 आ जाए, तो ये थोड़ा टफ लग रहा है, मतलब स्प्लिटिंग करना मुश्किल है। इसलिए हम फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं। x = -b +- ठीक है जी, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। चलिए -b की वैल्यू देखते हैं क्या है। देखिए b की वैल्यू -6 है ना, b की वैल्यू -6 है। अगर b की वैल्यू -6 है तो -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। आप इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो ये मिलेगा आपको। तो -b की जगह आप +6 लिख सकते हैं। आई होप आप समझ गए हैं। ओके, अब b का स्क्वायर करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -6। उसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 6 36 हो जाएगा। ठीक है जी,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन समझा भी रहा हूँ कैसे वो बना। ओके, 4 और ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। ठीक है जी, ये है 2 और ए की वैल्यू है 2। चलिए पता करते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये है 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है। थोड़ी देर पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके थे। ठीक है, आप चाहें दोबारा सॉल्व कर लें, लेकिन इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 12 आई थी। ओके, ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस इस 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऑन 4। क्लियर। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है, हमने नेचर ऑफ रूट्स से ये पता कर लिया था कि जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। 6 प्लस माइनस, आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 हैं। जब कोई पेयर मिलता है स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर निकल आता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा ऑन 4। ठीक है जी। आप देखें इन दोनों नंबर्स में 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4। अब ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस √3/2। ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है जी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे एक बार हमें 3 प्लस √3/2 करना है और दूसरी बार 3 माइनस √3/2 करना है। तो देखिए x की वैल्यू 3 प्लस √3/2 भी हो सकती है, या फिर x की वैल्यू 3 माइनस √3/2 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप यहीं छोड़ देते तब भी हमें समझ में आ रहा था कि 2 अलग अलग रूट्स हैं। एक 3 प्लस √3/2 है, दूसरा इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया अभी। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप नेचर ऑफ रूट समझ चुके होंगे कि डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से पता चलता है कि रूट्स कैसे होने वाले हैं, क्या वो रियल होंगे, क्या वो डिस्टिंक्ट होंगे, क्या वो अनइक्वल होंगे, क्या वो इक्वल होंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर में और लिखा हुआ है दोनों के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू बतानी है। तो आपको मालूम होगा कि रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। अगर आप रिवाइज करें तो पता चल जाएगा आपको। ओके जी, इसका मतलब d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब d 0 के इक्वल होता है। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट और उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये 0 गिवन है। इस इक्वेशन को देखिए, इसमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोला जाता है, x के कोएफिशिएंट को b बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म को c बोला जाता है। मतलब b का मतलब यहाँ k है, तो आप यहाँ b की जगह k स्क्वायर लिख दीजिए, -4 लिखिए, a की जगह पर आप 2 लिखें और c की जगह पर आप 3 लिखें, इज इक्वल्स टू 0। नाउ k स्क्वायर -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि हम 1-2 स्टेप और सॉल्व करेंगे और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। k स्क्वायर की वैल्यू 24 हो जाएगी और k स्क्वायर की वैल्यू अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो k की वैल्यू स्क्वायर रूट 24 हो जाएगी। k की वैल्यू 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 2 बाहर निकल आएंगे रूट से और रूट के अंदर 3 इंटू 2 6 बचेगा। तो k की वैल्यू है 2√6। लेकिन जब भी कोई वैल्यू रूट से निकलती है या हर रूट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रहता है, तो ये प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। तो k की वैल्यू है 2√6 और -2√6। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है जी। ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। आप देखें सेकेंड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है, पहले तो वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर कोई भी टर्म आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ, तो आप पहले सेकेंड पार्ट को ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको kx स्क्वायर मिलेगा, kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx मिलेगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k लिखा हुआ है, x का कोएफिशिएंट -2k लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म c लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप a और b और c की वैल्यू पता करना चाहें तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। ठीक है जी। अब इन इक्वेशंस के बारे में, दोनों के बारे में लिखा हुआ था कि दोनों के रूट्स इक्वल हैं, तो इस इक्वेशन के भी रूट्स इक्वल हैं। एज
रूट्स आर इक्वल, हेंस डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये 0 के इक्वल गिवन है। चलिए बी उठाते हैं, बी की वैल्यू -2 के है, हम -2 के का स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और ए की वैल्यू के लिखते हैं, और सी की वैल्यू हम 6 लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि के की वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और के का स्क्वायर करने पर हमें के स्क्वायर मिलेगा। 4 इंटू 6 24, ये 24 के हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद आपसे एक मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आप ये करो, हो सकता है आप लिखो 4k स्क्वायर इज इक्वल्स 24k, फिर आप k और k को कैंसिल कर दो तो आपको 4k की वैल्यू 6 मिल जाएगी और k की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। क्लियर, ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको k की एक वैल्यू मिल गई है लेकिन दूसरी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो कैसे करना है कि दोनों वैल्यूज़ मिल जाएँ k की, उसके लिए सुनिए, इस प्लस को मैंने हटा दिया है क्योंकि अगर मैं प्लस लगाऊँ या ना लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, आप कॉमन ले लो इसको, इस टर्म को उधर मत भेजो, इन दोनों में कॉमन लो। यू कैन सी 4 इज़ कॉमन एंड k इज़ ऑल्सो कॉमन। अब अगर आप इससे 4 का कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ k बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। आपको पता है कि 4k की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर k-6 की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर 4k की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू 0/4, मतलब k की वैल्यू 0 हो सकती है। इधर अगर आप सॉल्व करें तो k की वैल्यू 6 हो सकती है। ठीक है जी, तो k की वैल्यू 6 भी हो सकती है और k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है जी, वो जो मैंने 3/2 निकाला था, प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आप इसको उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू आपको 6 मिलने वाली थी, तो एक ही वैल्यू मिलने वाली थी आपको, लेकिन जब इस तरह कॉमन निकाल कर आप सॉल्व करोगे तो आपको k की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो k की वैल्यू 6 भी हो सकती है और k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है जी, और ये स्क्वायर लगा हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर बताते रहें। व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है जी, एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले तो पूछा गया है क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना पाएँ, कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हो, आम का बाग हो, जिसमें लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस हो और एरिया 800 हो। अगर ऐसा है तो बताइए लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। ठीक है, तो हम तो यही मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे। तो ये रहा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो जानते हैं ना आप। ओके, दिस शेप इज़ रेक्टेंगल। लिखा हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, तो चलिए हम ब्रेथ को मान लेते हैं x, तो लेंथ कितनी है 2x है। लिख देते हैं यहाँ पर, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव बी x एंड लेंथ इज़, क्योंकि लेंथ उसका ट्वाइस है वहाँ पर लिखा हुआ है, सो ये हो जाएगा 2x। ठीक है जी, ओके। अब इन्होंने बोला है क्या इसका ऐसा हो सकता है कि लेंथ ऐसी हो और ब्रेथ ऐसी हो और एरिया इतना हो। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब इन्होंने एरिया दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर और लेंथ की वैल्यू दी गई है 2x और ब्रेथ हमने माना था x। ठीक है जी, ओके। अब इसके आगे देखिएगा, ठीक है, इसके आगे देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर, हमने लिखा था 800, ये एरिया गिवन है और लेंथ की वैल्यू थी x, सॉरी ब्रेथ की वैल्यू है x और लेंथ की वैल्यू है 2x, तो 800 इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर मिल जाएगा। ज़रा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 800 इज़ इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इसके लिए आप इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लो। नेचर ऑफ रूट से पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट बताते हैं कि रूट्स कैसे आने वाले हैं। तो अगर रूट्स नॉन रियल आने वाले हैं तो इसका मतलब है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैंगो ग्रूव नहीं बन पाएगा जहाँ लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस और एरिया इतना आ जाए। देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर
-4ac। यहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, लेकिन यहाँ x वाला कोई टर्म ही नहीं है। इसका मतलब है x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट 0 लिया जाएगा, मतलब b की वैल्यू यहाँ 0 रहेगी। और कांस्टेंट टर्म मतलब c की वैल्यू -800 है। सॉल्व करते हैं। b का मतलब है यहाँ b तो यहाँ 0 है, तो 0 इसको लिख दीजिए। -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -800। ठीक है जी। इन्हें सॉल्व करें आप तो 0 स्क्वायर का मतलब 0 हो जाएगा। -4 इंटू 2 इंटू दिस, माइनस तो प्लस हो गया। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 800 हो गया 6400। तो आप देखें आपको सॉल्व करने पर 6400 मिला है, और ये 6400 0 से बड़ी वैल्यू है। तो आपको पता है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। इसका मतलब ऐसा मैंगो ग्रूव बनना पॉसिबल है। अगर नेचर ऑफ रूट्स में ये निकलता है कि रूट्स नॉन रियल हैं, तब इम्पॉसिबल होता है। ठीक है जी, ओके। तो एज डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ चुका है, hence it is possible that a mango groove, ये सब आगे आप समझ गए हैं, mango groove has area 800 and its length is twice its breadth। ओके, ये चीज़ पॉसिबल है। अब हमको पता करना है क्या है लेंथ और क्या है ब्रेथ। तो आपने देखा था इक्वेशन ये बनी थी 2x स्क्वायर -800 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ये कहानी हटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ 2 कॉमन ले लें या फिर आप 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 लिख दें। फिर इसके आगे आप लिखें हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 2, ये हो जाएगा 400। x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 400। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे x की वैल्यू हो जाएगी +-20। तो x की वैल्यू -20, तो ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि x एक ब्रेथ है और ब्रेथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती है। तो आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू -20 इज़ नॉट पॉसिबल, कोई ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो x की वैल्यू 20 होगी, मतलब जो ब्रेथ है मैंगो ग्रूव की वो 20 मीटर है। अब अगर आपको ब्रेथ मिल चुकी है तो आपको लेंथ भी मिल जाएगी, क्योंकि लेंथ इसका ट्वाइस है। सो वो हो जाएगी 40 मीटर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने सॉल्व कर लिया है। ब्रेथ इज़ 20 एंड लेंथ क्योंकि ट्वाइस थी सो इसका डबल हो जाएगी। लेंथ इज़ 40 मीटर। ओके जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस प्रॉब्लम को। Is this situation possible? Is the following situation possible? If so, determine their present ages। ठीक है, एक सिचुएशन आपको दी जा रही है, हमें पता करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। याद रखिए, पॉसिबल और नहीं पॉसिबल चेक करने के लिए आपको इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं। इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना होता है। अगर नेचर में नॉन रियल आ जाए तो समझ लीजिए पॉसिबल नहीं है। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, मान लेते हैं एक मैं हूँ और एक आप हैं, हम दोनों दोस्त हैं और दोनों की एजेस का सम 20 ईयर्स है। ओके, 4 ईयर्स अगो, अगर 4 साल पहले अपनी एजेस में जाएं, मैं 4 साल पहले अपनी एज पता करूं तो अभी जितनी एज है उससे 4 कम होगी। आप अपनी एज पता करना चाहें 4 साल पहले तो जितनी एज अभी आपकी है उससे 4 साल कम होगी 4 साल पहले। ओके, तो अगर 4 साल पहले देखा जाए तो दोनों फ्रेंड्स की एजेस का प्रोडक्ट 48 होगा। ठीक है जी, ओके। तो ऐसा करते हैं, आप देखें कि मान लेते हैं एक फ्रेंड ए है और दूसरा फ्रेंड बी है। तो अगर एक की एज 4 है तो दूसरे की एज तो 16 होगी ना, क्योंकि दोनों की एजेस का सम 20 होना है। समझ पा रहे हैं? मान लेते हैं एक की एज 8 है तो दूसरे की एज कितनी होगी? 12 होगी ना, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 बनना है ना। क्लियर? ओके ओके ओके, ध्यान से देखिएगा। अगर एक की एज 4 होती है तो दूसरी की एज 20 - 4 होती है, वही तो 16 होता है। अगर एक की एज 8 होती है तो दूसरे की एज 20 - 8 होती है, मतलब 12। तो इसी तरह अगर एक की एज को आप x मान लें तो दूसरे की एज क्या होगी? 20 - x। आई होप समझ गए हैं। तो इस तरह से हम अज्यूम करने वाले हैं। हम मान लेते हैं एक फ्रेंड की एज x है और दूसरे की 20 - x है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स
and of another friend be 20 minus x years। 20 माइनस एक्स मैंने इसलिए माना है क्योंकि अगर आप इन दोनों एजेस को ऐड करें तो 20 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ये है x और ये है 20 माइनस एक्स। इनको ऐड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है और 20 मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, आपको बोला गया है 4 साल पहले, तो चलिए 4 साल पहले चलते हैं। 4 years ago, 4 साल पहले हम पता करते हैं पहले फ्रेंड की एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, x है। 4 साल पहले इससे 4 कम हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, 4 साल पहले एज पता कर लेते हैं सेकंड की, एज ऑफ सेकंड। तो अभी जितनी है उससे 4 साल कम कर दीजिए, 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स कर देंगे, ये हो जाएगी दूसरे की दो एज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व कर नहीं रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। ईयर्स मतलब मंथ्स में एज को नहीं लेना है, ईयर्स में लेना है, तो हमने ईयर्स में ही लिया है। इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट 48 होना है। ओके, चलिए जी, बनाते हैं इक्वेशन और फिर पता करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो 4 साल पहले ये एज एक है और 4 साल पहले दूसरे की एज ये है 20 माइनस एक्स माइनस 4 और इनका प्रोडक्ट 48 बोला गया है। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। x माइनस 4, 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करिए। अगर आप x इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करिए, x को 16 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा, x को x से मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा और 64 मिलेगा। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर प्लस 4x मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 48। देख सकते हैं आप, x इंटू 16 हमें ये मिला, x इंटू एक्स हमें ये मिला, माइनस 4 इंटू दिस माइनस 64 मिला, माइनस 4 इंटू दिस ये मिला। ठीक है, जब नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखें क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। 4x और 16x दोनों मिलकर 20x बन जाते हैं। ये है माइनस 64। अगर 48 को भी इधर बुला लें तो ये हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप देखें आपको एक इक्वेशन मिल चुकी है जो कि क्वाड्रेटिक है और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसको लिख लिया है। इन्हें सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -2102 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ओके, देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल या इम्पॉसिबल के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी किसे बोलते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बोलते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ 20 है, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं तो 1 तो होता है। वैसे यहाँ पर -1 है क्योंकि आप माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो ना, -1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको दिखा कोएफिशिएंट क्या है, सो -1 है कोएफिशिएंट, सो ए की वैल्यू -1 है, -1 लिख दीजिए यहाँ पर, और सी की वैल्यू -102 लिख दीजिए, -102। ओके जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है या 0 से बड़ा आता है या 0 से छोटा आता है। 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 408 हो जाएगा। ठीक है, और हमें मिलेगा -8। -8 तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा डिस्क्रिमिनेंट आ गया, इसका मतलब रूट्स नॉन रियल है। एज -8 एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस दैन 0, हेंस जो सिचुएशन हमको दी थी वो पॉसिबल नहीं है, हेंस द सिचुएशन या हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, आई होप आप समझ गए हो। क्लियर? ओके, अब आते हैं इस एक्सरसाइज में लास्ट प्रॉब्लम पर। लास्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, एक बार फिर हमें चेक करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो पिछली प्रॉब्लम तो पॉसिबल थी नहीं, इसीलिए हमने फिर उसको फाइंड भी नहीं किया है। ओके, यहाँ पर आते हैं, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। ओके, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल आपको दिखा देता हूँ। सी, ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, इसका पेरीमीटर 80 मीटर है। तो ऐसा करते हैं, हम लेंथ को मान लेते हैं L और ब्रेथ को मान लेते हैं B। क्लियर? आप कुछ ही मान सकते हो, आप P और Q मान लो, X और Y मान लो। ठीक है,
आप चाहें तो ये लीजिए, मैंने एक्स और वाई मान लिया, कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है जी। लिख देते हैं यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी y meters and breadth be x meters, breadth be x meters। अब दो बातें लिखी हुई हैं, पेरीमीटर भी गिवन और एरिया भी गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है और एरिया भी गिवन है। शायद आप जानते होंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर सिंपल लैंग्वेज में देखें पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये साइड है y, ये साइड है x, ये साइड भी y ही रहेगा बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये साइड x होगा। सभी को ऐड कर लें y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, तो सबको ऐड करने पर आपको ये मिलेगा। अगर आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × दिस प्लस दिस, ठीक है। कन्फ्यूज हो देख लीजिए, ये है y, देन दिस इज़ x, देन ये भी है y, देन ये भी है x, तो y प्लस वाई 2y हो गया और x प्लस एक्स 2x हो गया। इसी 2 को मैंने कॉमन ले लिया और ये आपको मिल गया, ठीक है जी। तो ये हो गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की वैल्यू की बने 80, आप यहाँ पर 80 लिख दो, इज इक्वल्स टू 2 × वाई प्लस एक्स। इस 2 को इधर भेजें, ये 2 वैसे तो y प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन इधर आकर 80 को डिवाइड करेगा, 80/2 ये हो जाएगा y प्लस एक्स। 80/2 40 होता है। आप y को भेज दें इस तरफ या x को भेज दें इस तरफ, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये सब मैं y की वैल्यू पता करने के लिए कर रहा था। मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है और वो है 40 - x। याद रखिएगा y की वैल्यू 40 - x है। ओके जी, अब बात करते हैं एरिया की। एरिया से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। वैसे तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया गिवन है 400, लेंथ की वैल्यू y है और ब्रेथ की वैल्यू x है। थोड़ी देर पहले आपने फाइंड किया है कि y की वैल्यू 40 - x है, तो आप y की जगह 40 - x पुट कर दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। 400 लिखिए इज इक्वल्स टू x इंटू दिस 40x, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को आप भेज दें लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ही भेज दें लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -40x। ये तो पहले से ही है लेफ्ट साइड में, सो ये पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये गया लेफ्ट में पॉजिटिव बन गया, ये गया लेफ्ट में नेगेटिव बन गया, ये ऑलरेडी उस तरफ था तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए अब अगर पता करना चाहते हो कि जो सिचुएशन हमको दी है वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, तो आपको नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा। ठीक है जी, ओके। इस सब को हटाते हैं और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि b² - 4ac के इक्वल होता है। ओके, b क्या है? x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं। b की वैल्यू यहाँ -40 है, -40 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a का मतलब यहाँ पर 1 है। x² का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा ना यहाँ पर। ओके जी, तो 1 हो गया। और c की वैल्यू यहाँ पर c की वैल्यू 400 है। ओके जी, सॉल्व करते हैं। -40 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 40 × 40 1600 हो जाएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर भी 1600 हो जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। तो आपने देखा डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल गया है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इसका मतलब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो अब हमें क्योंकि रूट्स रियल हैं, अगर रूट्स रियल हैं तो मतलब पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो हमको लेंथ और ब्रेथ बतानी पड़ेगी। तो पॉसिबल तो है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपने देखा था ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी, x² - 40x + 400 इज इक्वल्स टू 0, और रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह का था, ये y था और ये x था। और याद रखिएगा y की वैल्यू हमारे पास 40 - x आई थी। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। x² - 20x + 400 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x - 20। यहाँ हम -20 कॉमन ले लें तो बचेगा x - 20 इज इक्वल्स टू 0। अब x - 20 दोनों जगह पर है, सो ये कॉमन है, x - 20 बचेगा। x - 20 को 0 के इक्वल करें तो आपको x की वैल्यू 20 मिल जाएगी। अगर आप इसे 0 के इक्वल करें तो फिर 20 मिल जाएगा।
तो हमने देखा था डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, मतलब रूट्स इक्वल आने वाले हैं और रियल भी आने वाले हैं। तो x की वैल्यू 20 आई है, आप इसको फॉलो कर लें या इसको फॉलो कर लें, किसी को भी फॉलो कर लें, x की वैल्यू 20 मिलेगी। ओके, इधर आते हैं तो देखते हैं यहाँ लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो ब्रेथ को तो हमने माना था x और x 20 है, सो ब्रेथ को आप लिख दीजिए 20 मीटर। लेंथ क्या है 40 माइनस x है, तो 40 में से x की वैल्यू मतलब 20 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 40 माइनस 20 होता है, तो लेंथ भी 20 मीटर होगी। तो यहाँ लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेथ भी 20 मीटर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है वो एक्चुअल में स्क्वायर है। आई होप आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताते रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।